वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्मेट और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम इसमें तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बेसिकली जस्ट इनकम और एक्सपेंसेस को फोकस करती है और इसका कंक्लूजन ये होता है कि हमें नेट प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। ये देखें, रेवेन्यू और अदर इनकम, ये हमारी इनकम्स हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी जो आइटम हमने सेल किए होते हैं उनका एक्सपेंस, और फिर बाकी एक्सपेंसेस उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह देते हैं। बाज़ात इनको एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी कह दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस मेंशन है, और अल्टीमेटली इससे हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है क्योंकि एक्सपेंसेस कम थे। अगर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होते तो फिर यहाँ पर नेट लॉस आ जाता। दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स जिनको हमने देखे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की कैटेगरीज में लिखा हुआ है, और उसके बाद इक्विटी और लाइबिलिटीज़ हैं। इक्विटी कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। सो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये अरिथमेटिकली टैली भी होती है, यानी एसेट्स का टोटल इक्वल है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ के, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और इक्विटी के बारे में एट अ पॉइंट इन टाइम कि स्पेसिफिक इस डेट को एज एट 31 दिसंबर 2022 ये पोजीशन थी बिजनेस की कि इसके पास 600 के एसेट्स थे और इनकी लाइबिलिटीज 400 की थी, विच मीन्स कि ऑनर की इक्विटी बिजनेस में 200 की थी। अब इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में लिंक ये है कि जो प्रॉफिट होता है वो बिलोंग करता है ऑनर से और वो ऑनर की इक्विटी के अंदर ऐड किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो 70 का हमारे पास प्रॉफिट है वही 70 हमने इक्विटी के अंदर ऐड किया है। तो इसलिए पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं और बाद में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं। तो ये फॉर्मेट एक जनरल आइडिया लेना था। वैसे तो हम बाद में जाकर एक अलग से जो हमारा टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आएगा उसके अंदर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हम इसलिए देख रहे हैं ताकि इनसे एक आइडिया हो जाए कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल देखने में कैसी होती हैं, इनके अंदर आइटम कैसे लिखे जाते हैं, ताकि जब हम अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स और अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हों तो उसके अंदर हमें मुकम्मल तौर पर इग्नोरेंस ना हो और एक जनरल आइडिया हो कि हमारी अल्टीमेट जो रिपोर्ट बनती है वो देखने में कैसी लगती है। अब थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो एक टर्म यूज होती है अक्सर रिकग्निशन। तो जब हम किसी चीज़ को अपनी डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसको रिकग्नाइज कर लिया। तो कोई एसेट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो रिकग्नाइज हो रहा है, कोई लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो रही है तो वो रिकग्नाइज हो रही है। तो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी के आइटम जिन पर हम डबल एंट्री कर रहे होते हैं और उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहे होते हैं विद एन अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन, हम कहते हैं कि ये इनको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। फिर है कॉस्ट की डेफिनेशन कि कॉस्ट वो अमाउंट है जो कैश या कैश इक्विवेलेंट हमने पे किए होते हैं या कोई और कंसिडरेशन, यानी कोई भी चीज़ जो हमने दी है एक एसेट को उसकी एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हासिल करने के लिए, वो अमाउंट उसकी कॉस्ट कहलाती है। फिर अक्सर एक टर्म यूज होती है जो कि एज सच अकाउंटिंग टर्म तो नहीं है लेकिन अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती है, वो होती है ग्रॉस अमाउंट। जब हम किसी एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस को उससे रिलेटेड अमाउंट लेस किए बगैर, डिडक्ट किए बगैर शो करते हैं तो वो ग्रॉस अमाउंट होती है, और जब वो डिडक्शन हम शो कर देते हैं तो वो नेट अमाउंट बन जाती है। तो नेट एसेट भी हो सकता है, नेट लाइबिलिटी भी हो सकती है, नेट इनकम भी हो सकती है और नेट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जब प्लस और माइनस फिगर को आपस में ऐड करके नेट अमाउंट शो की जाए तो वो नेट अमाउंट कहलाई जाएगी, और जब डिडक्शन के बगैर शो की जाए तो वो ग्रॉस अमाउंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेल्स की इनकम की बात करते हैं जो कि रेवेन्यू होता है। तो ये देखें कि जो जब तक हमने उसमें से अमाउंट लेस नहीं की थी तो ये जो सेल्स है ये ग्रॉस सेल्स है, और जो फिर हमारे पास फाइनल है उसमें से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट लेस करके वो नेट अमाउंट है। इसी तरह से अगर एसेट्स में बात करें तो ट्रेड डेट्स का मतलब है वो अमाउंट जो हमने कस्टमर से रिसीव करनी है। तो ये अमाउंट हमारे पास 63,000 जो है ये ग्रॉस है।
यानी ये पैसे हमने लेने हैं, लेकिन फिर उसमें अलाउंस है डाउटफुल डेट का, यानी 3500 पे डाउट है कि शायद ये पैसे ना मिलें, तो हम नेट कितने पैसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाएंगे, वो हैं 59,500। तो टिपिकली जब कोई किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो उसमें ग्रॉस और नेट अमाउंट से फ़र्क पड़ जाता है। अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रेड डेट्स हैं और अलाउंस नहीं है, तो जाहिर बात है कि ग्रॉस और नेट अमाउंट सेम हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज जहाँ पर अलाउंस होगा तो वहाँ पे ट्रेड डेट्स जो हैं वो ग्रॉस और नेट डिफरेंट होंगे। इसी तरह एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर सेल्स हुई लेकिन कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई, तो ग्रॉस और नेट सेल्स इक्वल होंगी, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न हुई हैं तो फिर ये अमाउंट्स डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट का डिफरेंस जो है वो हमारे जहन में होना चाहिए। कई जगह ये टर्म यूज़ होगी और हमें अकाउंटिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए इन चीज़ों को जहन में रखना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।